पिक्चर 207 यक्षित की कार्बन कॉपी। वन्या स्माइल करते हुए बोली, ईशानी बेटे देखो, ये भी युवान चाचू की तरह आपके स्वीट स्वीट चाचू हैं। वो आपके साथ खेलना चाहते हैं, क्या आप उनके पास नहीं जाओगे? नन्ही ईशानी एकटक अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखने लगी। वन्या ने उसके गुलाबी गालों को प्यार से चूम लिया और उसे समर्थ की गोद में दे देती है। जैसे ही समर्थ उसे अपनी गोद में ले लेता है, उसका चेहरा देखकर समर्थ और तेजस के मुंह से एक साथ जोर से निकलता है, ओह माय गॉड! उद्धरण चिन्ह। अब आगे। समर्थ और तेजस को इस तरह से हैरान होता देख यक्षित दोनों को डांटते हुए बोला, तुम दोनों धीरे नहीं बोल सकते थे? यूं गला फाड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो तुम दोनों के इस रिएक्शन से डर भी सकती है। दोनों एक साथ अपने बॉस को सॉरी कहते हैं। वन्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या इससे पहले तुमने कभी छोटी बच्ची नहीं देखी? वन्या के इस सवाल पर समर्थ नन्ही ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है भाभी। वो तो आपकी लिटिल प्रिंसेस इतनी प्यारी है कि हम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाए। ये बिल्कुल बॉस की फीमेल वर्जन लगती है। हाँ, पर इसकी गोल गोल खूबसूरत आंखें बिल्कुल आप पर गई हैं। उद्धरण चिन्ह। समर्थ की बातें सुनकर वन्या स्माइल करने लगती है। वहीं नन्ही ईशानी अपने समर्थ चाचू को ध्यान से नोटिस करने में लगी हुई थी। नन्ही ईशानी को अपनी तरफ यूं देखता देख समर्थ बोला, भाभी आपकी नन्ही परी मुझे इस तरह क्यों देख रही है? उद्धरण चिन्ह। समर्थ के इस सवाल पर वन्या स्माइल करते हुए बोली, क्योंकि वो तुम्हें पहली बार देख रही है ना। तेजस भी नन्ही ईशानी को गोद में लेने के लिए उतावला हुए जा रहा था। वह समर्थ से उसे छीनने की भी कोशिश करता है, जिससे नन्ही ईशानी इरिटेट हो जाती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने तेजस चाचू के गालों पर जोर से मार देती है और उसे गुस्से से घूरने लगी। कैबिन में मौजूद सबकी निगाहें इस वक्त नन्ही ईशानी पर टिकी हुई थी। यक्षित को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी अपनी लिटिल प्रिंसेस की इस हरकत पर। वह सोच रहा था कि नन्ही ईशानी सिर्फ दिखने में उस पर नहीं गई है, बल्कि उसकी हरकतें भी उसके डैडी जैसी है। जब यक्षित छोटा था और उसकी क्यूटनेस को देखकर कोई जबरदस्ती अपनी गोद में लेने की कोशिश करता तो वह भी वही करता था जो अभी अभी उसकी लिटिल प्रिंसेस ने किया। तेजस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नन्ही ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, ये सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि इसके सारे गुण बॉस की तरह हैं। लिटिल मास्टर, अब तो आपसे बचकर रहना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। तेजस को मारने के बाद नन्ही ईशानी खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे कि वह उसे चिढ़ा रही हो। अपनी बेबी गर्ल को यूं हंसता देख यक्षित भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। वही वन्या एक नज़र यक्षित को घूरती है, फिर सोफे से उठकर नन्ही ईशानी के पास आकर उसे झूठ मूठ का डांट लगाते हुए बोली, इशू बेटा, ये आपने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। वही नन्ही ईशानी अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बना लेती है। समर्थ नन्ही ईशानी की इस हरकत पर स्माइल करने लगता है। वह उसे तेजस की गोद में दे देता है तो ईशानी अपने छोटे छोटे हाथों से तेजस के गाल पर हाथ फेरने लगी, जहां अभी अभी उसने मारा था। समर्थ और तेजस जानते थे कि छोटे बच्चे बहुत शैतान होते हैं। तेजस नन्ही ईशानी को अपनी गोद में लिए हुए ही बोला, नन्ही परी, कहीं आपका इरादा फिर से तो मुझे मारने का नहीं है ना? नन्ही ईशानी तेजस को ध्यान से देखती है और उसके होंठों से खेलने लगती है। इस वक्त वह बेहद ही प्यारी लग रही थी। समर्थ और तेजस तो अपने सारे काम काज भूलाकर आराम से ईशानी के साथ वही फर्श पर बैठकर खेलने लगे। वन्या उन्हें स्माइल करते हुए देख रही थी। वहीं यक्षित दोनों को छोटी आंखों से घूर रहा था। वह दोनों को यूं ही घूरते हुए कड़क आवाज में बोला, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर थोड़ा काम भी कर लो। दोनों नन्ही ईशानी के साथ खेलने में इतने बिजी हो गए थे कि उसके सामने उनका काम कोई मायने ही नहीं रखता था। समर्थ अपने बॉस से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज बॉस, बस थोड़ी देर और। लिटिल प्रिंसेस रोज रोज ऑफिस थोड़ी आती हैं, प्लीज हमें उनके साथ खेलने दीजिए। वैसे भी आपके बाद हमारे लिटिल चैंप और हमारी लिटिल मास्टर ही हमारे बॉस बनने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित दोनों को छोटी आंखों से घूरने लगा। वह दोनों की तरफ देखकर ऑर्डरिंग टोन में बोला, अगर अभी के अभी तुम दोनों अपने काम पर नहीं गए तो इस मंथ की सैलरी से हाथ धो बैठोगे। यक्षित का इतना कहना था कि समर्थ और तेजस के कान खड़े हो गए। दोनों आस भरी निगाहों से वन्या की तरफ देखने लगे। वन्या यक्षित की तरफ देखकर कुछ कहती इससे पहले यक्षित ने अपने हाथ दिखाकर उसे बोलने से रोकते हुए बोला, नहीं वाइफी, काम भी बहुत जरूरी है। तेजस मन ही मन अपने बॉस को कोसते हुए बोला, हाँ बॉस, आपको तो काम जरूरी लगेगा ही। रोज रोज घर जाकर इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ खेलने का मौका जो मिलता है। उद्धरण चिन्ह। वन्या तेजस और समर्थ की तरफ देखते हुए बोली,
तुम दोनों ईशानी के साथ खेलने सिन्हानिया मेंशन आ सकते हो। तेजस वन्या की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू भाभी, एक आप ही हैं जिसे हमारी फिक्र है। तेजस का ये कहना था कि यक्षित उसे एक नज़र घूर कर देखता है, जिससे वे जल्दी से नन्ही ईशानी को वन्या की गोद में देकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोनों के जाने के बाद वन्या सोफे पर बैठकर ही यक्षित को देख रही थी, जो कब से लैपटॉप पर लगा हुआ था और अपना काम कर रहा था। वहीं नन्ही ईशानी फर्श पर अपने टॉयज जो कि यक्षित ने अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए ऑर्डर किया था, उनके साथ वह खेलने में बिजी हो गई थी। खेलते खेलते अचानक नन्ही ईशानी की निगाहें अपने डैडी पर गई, जो कि अपनी डेस्क पर बैठे हुए बहुत ही फोकस्ड होकर काम कर रहे थे। नन्ही ईशानी अपने घुटनों के बल सरकते हुए बहुत ही स्पीड से अपने डैडी की तरफ जाने लगी। ये देखकर वन्या ने उसे जल्दी ही अपनी गोद में उठा लिया और यक्षित के डेस्क की तरफ बढ़ते हुए नन्ही ईशानी को अपने डैडी की गोद में रख देती है। अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपनी गोद में देखकर यक्षित की सारी थकान दूर हो जाती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह कीबोर्ड पर से अपना हाथ हटाकर अपनी नन्ही प्रिंसेस के इर्द गिर्द अपना हाथ लपेट लेता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। अपने डैडी की तरफ देखकर नन्ही ईशानी स्माइल करने लगती है और अपनी डैडी की गोद में खड़े होने की कोशिश करती है। यक्षित उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे अपनी गोद में ही उठा लेता है। नन्ही ईशानी स्माइल करते हुए अपने डैडी के सीने से चिपकने की कोशिश करती है। ये देखकर यक्षित स्माइल करते हुए उसके सिर को 2-3 बार चूम लेता है। फिर वह नन्ही ईशानी के दोनों छोटे छोटे गुलाबी गालों को चूमते हुए बोला, बेटा आप कितनी देर से खेल रहे हो, क्या आपको निन्नी नहीं आ रही है? उद्धरण चिन्ह। नन्ही ईशानी एक नज़र अपने डैडी को देखती है, फिर अचानक अपने छोटे छोटे हाथों से यक्षित की नेक टाई पकड़कर उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है। पर इससे पहले ही वन्या उसे रोकते हुए बोली, नो ईशू बेटा, ये डैडी की नेक टाई है, उसे खाते नहीं ओके। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी लगता है ईशू को भूख लगी है, वो काफी देर से खेल रही थी। वन्या को भी यक्षित की बात सही लगती है। वह अपनी नन्ही सी जान को उसके डैडी से अपनी गोद में ले लेती है और उसकी छोटी सी नाक को छूते हुए बोली, अब हमारी नन्ही परी फीडिंग करेगी। उद्धरण चिन्ह। वह सोफे पर बैठकर ईशानी को फीडिंग कराने लगी। वाकई में ईशानी को बहुत भूख लगी थी। थोड़ी देर बाद अपना काम खत्म करके यक्षित अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए वन्या के पास सोफे पर आ गया और उसके बगल में बैठ गया। यक्षित की नन्ही परी इस वक्त दूध पीने में बिजी थी। यक्षित स्माइल करते हुए नन्ही ईशानी की तरफ देखकर उसकी छोटी छोटी उंगलियों से खेलने लगा। यक्षित की नन्ही परी भी अपने डैडी के उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में नन्ही ईशानी फीडिंग करते हुए ही सो जाती है। वन्या झुककर नन्ही ईशानी के माथे को चूम लेती है। यक्षित उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ सुलाने का इशारा कर देता है। वन्या नन्ही प्रिंसेस को यक्षित के कैबिन से ही अटैच्ड प्राइवेट रूम में बेड पर आराम से सुला देती है और उसे एक बेबी ब्लैंकेट से कवर कर देती है। खेलने की वजह से वह काफी थक चुकी थी, इसलिए अभी आराम से सो रही थी। वन्या वापस कैबिन में आ गई। यक्षित ने पहले ही दोनों के लिए लंच ऑर्डर कर दिया था। वह यक्षित के बगल में बैठ गई। तभी उनके कैबिन रूम का डोर नॉक होता है। यक्षित डोर अनलॉक करके सर्विस स्टाफ को अंदर आने का बोल देता है। एक स्टाफ लंच की ट्रॉली लेकर अंदर आ जाता है। फिर यक्षित और वन्या को ग्रीट करके बाहर भी चला जाता है। यक्षित लंच की ट्रॉली लेकर सोफे पर आ जाता है। वन्या देख पा रही थी कि आज लंच में सारी डिशेज उसकी पसंद का है और वो ये भी जानती थी कि ये यक्षित का ही काम है। वह यक्षित की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, यक्षित सारी डिशेज मेरी पसंद के हैं, कुछ आप अपनी पसंद के भी ऑर्डर कर लेते। उद्धरण चिन्ह। यक्षित दोनों की प्लेट पर लंच सर्व कर वन्या को पहली बाइट खिलाते हुए बोला, वाइफी मेरे लिए तो तुम्हारे चेहरे की ये प्यारी सी स्माइल ही काफ़ी है। दोनों साथ में लंच करने लगे। लंच करने के बाद यक्षित एक प्यारा सा चॉकलेट केक ऑर्डर करता है, जिसे उसने खास वन्या के लिए बनवाया था। वन्या को चॉकलेट केक बहुत पसंद थे। केक आने के बाद वन्या उसे ध्यान से देखती है, जिसमें हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश लिखी हुई थी। केक दिखने में ही बेहद टेस्टी लग रहा था, साथ ही इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। यक्षित ने वन्या का हाथ पकड़कर केक कट किया और उसे एक टुकड़ा खिलाते हुए बोला, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी वाइफी। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित को भी केक का एक टुकड़ा खिलाते हुए बोली, सेम टू यू यक्षित, वैसे केक बहुत ही टेस्टी है। वन्या की इस बात पर यक्षित एग्री ना करते हुए बोला, नहीं वाइफी, ये केक सबसे ज़्यादा टेस्टी नहीं है। इस वक्त यहाँ पर एक और चीज़ मौजूद है जो इस केक से भी ज़्यादा टेस्टी है। यक्षित की बातें सुनकर वन्या बहुत एक्साइटेड हो गई। वैसे भी आज उसका स्वीट खाने का कुछ ज़्यादा ही दिल कर रहा था।
वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, इस केक से भी टेस्टी चीज कहाँ है, मुझे भी तो दिखाए, मुझे भी उसे टेस्ट करना है। उद्धरण चिन्ह। वन्या की बातें सुनकर यक्षित के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। वह वन्या की नेक को पकड़कर अपने करीब करते हुए उसके गुलाबी होंठों को सहलाते हुए बोला, ये तुम्हारे गुलाब की पनखुली से मुलायम होंठ। वाइफी, इनके टेस्ट के आगे इस केक का टेस्ट कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। इस वक्त उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यक्षित ऐसा कुछ बोलने वाला है। यक्षित जल्दी से वन्या के गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे बहुत ही प्यार से चूमने लगा। वन्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे यक्षित की ये किस एक डीप और पैशन से भरी किस में तब्दील होने लगी। वह चाह कर भी वन्या में खुद को डूबने से रोक नहीं पा रहा था। यक्षित ने उसे तब तक किस किया जब तक कि वह पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो गया। वन्या की सांसें भारी होती हुई महसूस होने पर उसने उसके गुलाबी होंठों को काटकर उसे रिलीज कर दिया। यक्षित के बाइट करने पर वन्या अपने होंठों को सहलाते हुए यक्षित की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, आप बात बात पर बाइट करने क्यों लग जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे अपने सीने में छिपाते हुए बोला, वाइफी, तुम हो ही इतनी टेस्टी कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वन्या थोड़ी देर तक यूं ही यक्षित के सीने से लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद यक्षित अपना काम खत्म कर लेता है, क्योंकि उसने वन्या के लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया हुआ था। काम खत्म करके यक्षित और वन्या दोनों अपनी लिटिल प्रिंसेस की तरफ जाने लगे। नन्ही ईशानी तो कब की उठ चुकी थी और आराम से बेड पर सो रही थी, पर जैसे ही उसने मम्मा और डैडी को देखा, वह मुंह बनाकर रोने ही वाली थी कि यक्षित जल्दी से अपनी बेबी गर्ल के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वन्या अपनी बेबी प्रिंसेस को देखकर स्माइल करते हुए यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, बहुत शैतान है आपकी लिटिल प्रिंसेस। वैसे ये शैतानी के मामले में किस पर गई है यक्षित, क्योंकि बचपन में तो मैं बिल्कुल एक शांत बच्ची हुआ करती थी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित लिटिल प्रिंसेस को अपने सीने से लगाते हुए बोला, जब लिटिल प्रिंसेस अपने डैडी की कार्बन कॉपी है तो शैतानी के मामले में भी अपने डैडी पर ही जाएगी ना। वन्या यक्षित पर हंस देती है। वहीं नन्ही ईशानी अपने डैडी के कंधे पर अपना सिर रख देती है। यक्षित अपनी बेटी और वाइफी को लेकर ऑफिस से निकल जाता है। उसने तेजस और समर्थ को बाकी का काम समझा दिया था। वे ऑफिस से निकलकर सबसे पहले वेद को पिक करते हैं। फिर यक्षित चारों को एक बेहद ही खूबसूरत होटल की तरफ ले जाता है, जो दिखने में किसी खूबसूरत कॉटेज की तरह लग रहा था। वन्या रास्ते भर यक्षित को परेशान करते हुए जा रही थी कि वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, पर यक्षित ने वन्या के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में उनकी कार उस कॉटेज की तरह दिखने वाले होटल के बाहर पार्क करवा दिया। चारों अंदर आते हैं। वहां के मैनेजमेंट और स्टाफ उन्हें ग्रीट करते हैं। यक्षित वन्या और अपने बच्चों को लेकर लिफ्ट में एंटर होकर ऊपर की तरफ जाने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने पर वे सब एक कमरे की तरफ जाने लगे। यक्षित ने वो पूरा फ्लोर ही बुक कर लिया था, इसलिए वहां पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। चारों एक कमरे में आ गए। अंदर आकर वन्या की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उस हॉल की तरफ बड़े से कमरे को किसी ड्रीमी कमरे की तरफ सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वन्या किसी जन्नत में आ गई हो, क्योंकि डेकोरेशन बिल्कुल उस तरह का ही था। वेद इधर उधर कूदते हुए बोला, डैडी ये कितना प्लिती है। वेद की बातें सुनकर यक्षित स्माइल करने लगा। उसने वेद के स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर दिए और उसे उसी की मैचिंग का एक क्यूट सा डिजाइनर सूट पहना दिया। वन्या ने भी अपनी लिटिल प्रिंसेस को नेवी ब्लू कलर का एक प्रिंसेस फ्रॉक पहना दिया, जिसमें वह सचमुच की प्रिंसेस लग रही थी। वन्या ने ग्लास डोर के बाहर देखा तो वहां पर एक पूल था जिस पर फूलों के पेटल से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखी हुई थी। यक्षित वन्या को पीछे से हक करते हुए बोला, वाइफी कैसी लगी तुम्हें ये सरप्राइज। वन्या यक्षित के गालों को प्यार से चूमते हुए बोली, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। चारों थोड़ी देर तक वहां एंजॉय करते हैं। यक्षित और वन्या दोनों कपल डांस करते हैं। उनके दोनों नन्हे मुन्हे अपनी मम्मा और डैडी को डांस करते देख बहुत खुश हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वे सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर जैसे ही यक्षित डोर बेल बजाता है, सामने दरवाज़ा खुलता है तो वे पाते हैं कि घर में पूरी तरह से अंधेरा था। वन्या को तो लगने लगा था कि कहीं वे गलत पते पर तो नहीं आ गए। वह यक्षित की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। इस वक्त वेद वन्या की गोद में था और नन्ही ईशानी अपने डैडी की गोद में सोने की कोशिश कर रही थी। वेद भी लगभग अपनी मम्मा के कंधे पर सिर रखकर सो चुका था। 208 हादसा। थोड़ी देर बाद वे सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर जैसे ही यक्षित डोर बेल बजाता है,
सामने दरवाज़ा खुलता है तो वे पाते हैं कि घर में पूरी तरह से अंधेरा था। वन्या को तो लगने लगा था कि कहीं वे गलत पते पर तो नहीं आ गए। वह यक्षित की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। इस वक्त वेद वन्या की गोद में था और नन्ही ईशानी अपने डैडी की गोद में सोने की कोशिश कर रही थी। वेद भी लगभग अपनी मम्मा के कंधे पर सिर रखकर सो चुका था। अब आगे तभी अचानक मेंशन के बड़े से हॉल की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। वहां की डेकोरेशन को देखकर वन्या के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सबने देखा कि बच्चे सो रहे हैं, इसलिए किसी ने भी शोर नहीं मचाया। वन्या ने देखा कि इस पार्टी में गौतम जी, दृष्टि और अनय, विवेक, शौर्य, कार्तिक जी और शगुन जी सब शामिल हुए हैं। अब तक वन्या को पता चल गया था कि ये सरप्राइज पार्टी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए है। वन्या को लगा था कि शायद किसी को याद ही नहीं रहा हो कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, पर असल में सबको उनकी वेडिंग एनिवर्सरी याद थी। बस वे दोनों को सरप्राइज करना चाहते थे, इसलिए भूलने का नाटक करना पड़ा। अनिल जी के इशारे पर युवान और शौर्य दोनों वेद और ईशानी, जो कि अपने मम्मा डैडी की गोद में सो चुके थे, उन्हें ऊपर उनके कमरे की तरफ ले जाने लगे ताकि बच्चे आराम से सो सकें। युवान और शौर्य दोनों बच्चों को सुलाकर वापस आ गए। यक्षित और वन्या स्माइल करते हुए सबकी तरफ देखने लगे। अनिल जी वन्या और यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, शादी की दूसरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। वन्या और यक्षित दोनों ने स्माइल करते हुए अनिल जी को थैंक यू कहा। वन्या हैरानी और खुशी दोनों के मिले जुले भाव लेकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, पापा, आपको हमारी एनिवर्सरी याद थी? मुझे तो लगा था कि आप सब भूल गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी स्माइल करते हुए बोले, अरे बेटा, इतनी इम्पोर्टेंट डेट हम चाहकर भी कैसे भूल सकते थे। 2 साल पहले आज ही के दिन तो हमारे घर में खुशियां लौट कर आई थी। हमारे घर की लक्ष्मी ने पहली बार इस घर में कदम रखा था। अनिल जी की बातें सुनकर वन्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं जीविका भी अपनी दी को इस तरह देखकर आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसकी आंखें खुशी के मारे बार बार नम हो रही थीं, क्योंकि इस घर में आने से पहले जीविका ने अपनी दी को लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल करते ही देखा था। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता जो वन्या को तकलीफ दे जाया करती थी। एक तरह से वह अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कहने को तो उसकी बहन जैसी दोस्त दृष्टि और वो हमेशा वन्या के साथ थी, पर फिर भी वह अपनी लाइफ में अकेली पड़ चुकी थी। उसे किसी ऐसे के साथ की जरूरत थी जो हमेशा हमेशा के लिए पूरी जिंदगी भर उसका हाथ थाम सके। अपनी लाइफ के स्ट्रगल को देखकर बढ़ते वक्त के साथ वन्या ने ये उम्मीद लगाना भी छोड़ दिया था कि उसकी जिंदगी में कभी ये पल आएगा। पर कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर होती है, पर अंधेर नहीं तो बस भगवान भी उसकी और कितनी परीक्षा लेते। वन्या का इम्तिहान लेते लेते वो भी थक चुके थे और आखिर में उन्हें अपना फरिश्ता भेजना ही पड़ा, जिसे उन्होंने वन्या के लिए ही बनाया था। यक्षित वन्या की जिंदगी का वो गिफ्ट था जिसके लिए वह भगवान से हमेशा शुक्रगुजार रहने वाली थी। यक्षित ने वन्या के खाली दामन को खुशियों से भर दी। जीविका ने जब पहली बार यक्षित को अपने जीजू के रूप में देखा था, उसने सबसे पहले भगवान को थैंक यू कहा था, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब उसकी वन्या दी के चेहरे पर कभी आंसू नहीं आएंगे। कोई उनके लिए भी आ गया है जो हर वक्त उनके साथ खड़ा रहेगा। अब वो अकेली नहीं रह गई। इन सब को याद करते हुए जीविका काफी इमोशनल हो रही थी। तभी विवेक की निगाहें जीविका पर पड़ी तो वह उसे इशारे से पूछता है कि क्या हुआ। जीविका खुद को संभालते हुए ना में सिर हिला देती है। चैतन्य दादाजी सामने आकर यक्षित और वन्या को उनकी शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देकर उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। फिर बारी बारी से सभी उन्हें विश करते हैं। फिर उनके सामने एक बड़ा सा केक लाया जाता है, जिसे युवान ने खास अपने भाई और भाभी के लिए बनवाया था। यक्षित वन्या का हाथ पकड़कर केक कट करता है। सबसे पहले वन्या यक्षित को खिलाती है, फिर दोनों बाकी सबको खिलाने लगे। सभी काफी देर तक पार्टी एंजॉय करते हैं, फिर अपने अपने घर के लिए निकल गए। यक्षित और वन्या भी ऊपर अपने कमर में आ जाते हैं। वन्या तो आज काफी थकी हुई लग रही थी। अंदर आकर दोनों की निगाहें अपने मासूम बच्चों पर पड़ी जो कि आराम से सो रहे थे। उन्हें देखकर दोनों के फेस पर एक स्माइल आ गई। तभी यक्षित की निगाहें बच्चों के बेबी ब्लैंकेट पर पड़ी तो उसकी निगाहें बिल्कुल सर्द हो गई। यक्षित और वन्या जल्दी से बच्चों के पास गए, क्योंकि युवान ने उन्हें सिर से लेकर पांव तक ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। यक्षित बच्चों के मुंह से ब्लैंकेट हटाते हुए युवान को कोसते हुए बोला, ये युवान भी ना, जरा सी भी अक्ल नहीं है उसमें। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, गलती से कर दिया होगा उसने। उसे क्या पता कि बच्चों को किस तरह से ब्लैंकेट ओढ़ाना चाहिए। वन्या अब तक बेड पर बैठ चुकी थी। उसे थकावट इतनी हो रही थी कि चेंज करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी।
पर वह जानती थी कि इन कपड़ों में तो वह सो नहीं सकती थी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी? जाओ जाकर चेंज कर लो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं बची है। यक्षित वन्या की तरफ देखकर नोटी टोन में बोला, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है वाइफी। चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। ये बोलकर वह वन्या को रिएक्ट करने का मौका दिए बगैर अपनी बाहों में उठाकर क्लोजेट रूम की तरफ लेकर जाने लगा। वन्या यक्षित की बाहों में कसमसाते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। यक्षित उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही बोला, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ वाइफी। अभी तो तुमने कहा ना कि तुम में चेंज करने की ताकत नहीं बची है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे क्लोजेट रूम में लाकर खड़ा कर देता है। वन्या उसे घूरने लगी। उसे अपनी तरफ यूं घूरता देख यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह जैसे ही वन्या की साड़ी की तरफ हाथ बढ़ाता है, वन्या उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं खुद कर लूंगी, अब बाहर जाए आप। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वन्या अपने पल्लू की सेफ्टी पिन हटाने लगी, पर यक्षित अभी भी उसके सामने खड़ा था। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसे वहां खड़ा देख वन्या सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब ऐसे क्या देख रहे हैं, बाहर जाए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तो कर लो वाइफी, इसमें मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट हम दोनों साथ में ही चेंज कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। यक्षित ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा तो वन्या उसकी तरफ घूरने लगी और बोली, आप सच में दिन ब दिन और बेशरम होते जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही ना हो। मैंने सब कुछ पहले ही देख रखा है, इसलिए खुद को मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने खड़े बेशरम इंसान को देख रही थी। यक्षित उसके करीब जाते हुए बोला, अब ऐसे क्या देख रही हो जान, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बिना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने इतना ही कहा था कि वन्या उसके होंठों पर एक उंगली रखते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप, अब चुपचाप बाहर जाए आप। ये बोलकर वह यक्षित को घसीटते हुए क्लोजेट रूम से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद करते हुए अपने चेहरे पर एक ब्लश वाली स्माइल लेकर बोली, बेशरम कहिनके, दो बच्चे के बाद भी सुधरेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की इस हरकत पर स्माइल करता हुआ अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों चेंज करके बाहर आ गए। आज भाग दौड़ की वजह से वन्या ने दोपहर में भी रेस्ट नहीं किया था, साथ ही उसके कमर में भी दर्द हो रहा था। वह बार बार अपनी बैक को सहला रही थी। उसने यक्षित से अभी तक कुछ नहीं कहा था, पर यक्षित उसे देखकर ही समझ गया कि वन्या को बैक में प्रॉब्लम हो रही है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक हो? वन्या अपना दर्द छिपाते हुए बोली, यक्षित मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हारी दर्द छिपाने की आदत अब तक गई नहीं है, चुपचाप बेड पर लेट जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी बैक में प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें क्या लगा तुम बताओगी नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी हैरानी भरी आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। वन्या अब तक तो इतना समझ ही चुकी थी कि यक्षित को उसकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम या चोट से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। वन्या को चुपचाप बैठा देख यक्षित उसकी तरफ देखकर बोला, वाइफी अब लेट भी जाओ। वन्या ने ठीक वैसा ही किया। वह बेड पर आराम से लेट गई। यक्षित ने उसके नाइट ड्रेस की शर्ट को कमर से ऊपर किया और उसकी कमर पर ऑइंटमेंट लगाते हुए उसे हल्के हाथों से मसाज देने लगा। इससे वन्या को एक राहत मिलने लगी और उसका कमर दर्द जाता रहा। धीरे धीरे इसी सुकून के एहसास में वन्या की आंखें बंद हो गईं और वह नींद के आगोश में चली गई। यक्षित ने वन्या को आहिस्ते से नन्हे वेद के साइड में सुला दिया। वेद जो कि गहरी नींद में था, वह धीरे धीरे नींद में सरकते हुए ही अपनी मम्मा के सीने में छिप गया। अपने बेबी के करीब होने के एहसास को महसूस करके वन्या ने भी अपने दोनों हाथों से वेद को अपनी बाहों में समेट लिया। वहीं अपनी नन्ही परी जो कि सोते हुए बेहद ही ज्यादा मासूम लग रही थी, यक्षित ने अपनी नन्ही गुड़िया को उठाया और अपने सीने के ऊपर रखकर उसे सुलाने लगा। अगली सुबह यक्षित की आंखें जल्दी खुल गईं। वन्या को कल रात की थकान थी, इसलिए वह तो आज आराम से उठने वाली थी। आंखें खुलते ही यक्षित की निगाहें अपनी छोटी सी दुनिया पर जाती है, जो आराम से सुकून की नींद ले रहे थे। तीनों के चेहरे की मासूमियत देखकर पत्थर भी पिघल जाए। यक्षित बारी बारी से तीनों को किस करता है।
वहीं जब वह अपनी नन्ही परी के गालों को किस कर रहा होता है तो तभी वह अपनी छोटी छोटी गोल गोल मोती जैसी आंखों को खोल देती है। वह अपने डैडी की तरफ ही एकटक देखने लगी। बच्चे सुबह उठने के बाद थोड़ा रोते हैं, ये सोचकर यक्षित ने पहले ही अपनी नन्ही परी को चुप रहने का इशारा कर दिया, ताकि सुबह सुबह बेबी की मम्मा की नींद खराब ना हो। यक्षित बेबी की पीठ को प्यार से सहलाते हुए धीरे से बोला, नहीं बच्चा नहीं, मम्मा अभी सो रही हैं, उन्हें जगाना नहीं है। हम ये बोलकर वह अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपनी बाहों में लेकर उसे प्यार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे खिलाते खिलाते अपनी लिटिल प्रिंसेस को सुला देता है। फिर वो वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। 1 घंटे बाद जब वह वापस आया तो उसने देखा कि वेद और नन्ही ईशानी दोनों बच्चे नींद से जाग चुके थे। दोनों बेड पर ही आराम से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और अपनी मम्मा के जगने का वेट कर रहे थे। यक्षित दोनों को वॉशरूम की तरफ लेकर जाता है। सुबह के करीब 8 बजे वन्या की नींद खुली। वह काफ़ी रिलैक्स और रिफ्रेश महसूस करती है, पर जैसे ही उसकी निगाहें घड़ी की तरफ गई, उसकी आंखें बाहर आ जाने को हुई क्योंकि वह ज़्यादा देर तक नहीं सोती थी। वह मन ही मन खुद को कोसने लगी कि वह आज जल्दी उठ कैसे नहीं पाई। तभी युविका नन्ही ईशानी को अपनी गोद में लेकर अंदर बेडरूम में आई। नन्ही ईशानी को भी बात देकर रेडी करवा दिया गया था। वन्या के जहन में भी दोनों बच्चों का ख्याल आया। वह युविका की तरफ देखते हुए बोली, युविका, वेद कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वन्या के फेस एक्सप्रेशंस देखकर युविका उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रिलैक्स भाभी, आज आपके नन्हे शैतानों को उनके डैडी ने रेडी कराया है। ये बोलकर वह वन्या को सारी बात बता देती है। यक्षित की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, इसलिए वह जल्दी ही घर से निकल गया था। यक्षित ने नन्हे वेद को उसके स्कूल ड्रॉप कर दिया था। वन्या बेड से उठ गई और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह बिल्कुल रेडी होकर बाहर आई। बाद में उसने यक्षित को कॉल करने का भी ट्राई किया, पर यक्षित मीटिंग्स में बिजी था, इसलिए उसने कॉल पिक नहीं की। धीरे धीरे दिन कुछ ऐसे ही बीत गया। शाम के वक्त बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। वन्या को लगा था कि शायद आज यक्षित जल्दी आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह हॉल में इधर उधर टहलते हुए हॉल को नापने लगी। वेद भी अपने डैडी के साथ खेलना चाहता था। वहीं नन्ही ईशानी भी अपने डैडी का वेट कर रही थी। वह बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से मैंशन के बड़े से मेन दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी, जैसे कि उसे पता हो कि डैडी वहीं से आएंगे। कुछ देर के इंतजार के बाद लगभग शाम के 7 बजे मेन दरवाज़ा खुला। वन्या की निगाहें जैसे ही सामने के नज़ारे पर पड़ी, वह जैसे वहीं पर जम गई। उसकी सांसें थमने लगी।